Hello and welcome to the December edition of Unlocking Netra. Let's try to look into some early signals through charts and see if we can spot some trends. स्टार्ट करते हैं यूएस डेट से। देखो, लेवरेज होती है जब आप लोन्स लेते हो और इन्वेस्ट करने के लिए और एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट्स बूम करेंगी। सो लेवरेज एंड बुल मार्केट्स गो हैंड इन हैंड। अब होता क्या है कि बुल मार्केट्स में हैवी बोरोइंग हो जाती है। लोग ये सोचते हैं कि these times will go on forever, but eventually borrowing catches up and economy crashes और ये पहिया घूमता रहता है। पर अब ट्विस्ट ये है कि इस बार यूएस गवर्नमेंट बोरो कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि वो यूएस डॉलर और प्रिंट कर सकती है। अब यूजुअली क्या होता है कि अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट कर लो तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, पर क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है तो हर कंट्री यूएस डॉलर्स को रखना चाहती है। साउंड सेफ राइट, बट टू मच डेट इज ऑलवेज रिस्की। कैसे? अगर यूएस अपनी लोन्स को पे नहीं कर पाया या स्पेंडिंग कम कर दी देन इट कुड बी ए ग्लोबल क्राइसिस। अब देखिए, अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करती है तो यूएस की इंटरेस्ट पेमेंट्स हो जाएंगी 5.7% ऑफ जीडीपी, ऑल टाइम हाई। मतलब तुम बजट का 5.7% सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहे हो, और अगर फेडरल रिजर्व ने 0.7% कम भी कर दी इंटरेस्ट रेट तो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा 4.1% ऑफ यूएस जीडीपी, 25 साल का हाई। इसका मतलब यूएस गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन इज वेरी कंसर्निंग राइट नाउ। और सिर्फ डेट नहीं, यूएस का एनुअल फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट उनकी डिफेंस स्पेंडिंग से ऊपर जा चुकी है, और अगर अब यूएस स्पेंडिंग कम करता है देन इट वुड हर्ट बोथ द यूएस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक बार देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इंपैक्ट कैसे करता है इकोनॉमी को। एक इमर्जिंग मार्केट में हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है करेंसी फ्लक्चुएशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स मतलब कट्स ऑन स्पेंडिंग, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। कोविड के बाद से यूएस फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, जिससे एक फायदा ये हुआ कि इंडिया जैसी इकोनॉमीज को बूस्ट मिल गया विदाउट फेसिंग इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। पर जैसे ही यूएस ने ये फिस्कल डेफिसिट कम किया तब ये बूस्ट कितना बचता है वो देखने वाली बात है। अब इस सब में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस डॉलर गिरेगा, पर यूएस की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बाकी कंट्रीज से ऊपर ही रहेगी जो बाकी डील कर रही हैं स्लो ग्रोथ, हाई फिस्कल डेफिसिट और एजिंग पॉपुलेशन से। अब एक बार मार्केट्स की तरफ देखें तो जब भी 6 मंथ रोलिंग एवरेज गिरती है तो S&P 500 भी नीचे जाता है। ऐसा हमने हिस्टोरिकली 8 बार रिपीट होता देखा है। पर इस बार ये रोलिंग एवरेज 0.5 तक गिर गया, पर मार्केट्स आर स्टिल अप बाय 11.7%। और इसका एक रीजन टेक सेक्टर भी हो सकता है। यूएस की टेक कंपनीज एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा पोर्शन कमाती हैं, तो हो सकता है मार्केट्स को वहां से हेल्प मिल रही हो। पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। इंडिया की तरफ देखें तो ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि इंडियन मार्केट्स की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का ड्राइवर कौन है। अब देखो, वो कंपनीज जो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स दें वही प्राइसेस पुश कर सकती हैं। इंडिया रैंक्स सेकंड टू यूएस इन द नंबर ऑफ कंपनीज हैविंग रिटर्न्स ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 20% फॉर ओवर अ डेकेड। इंडिया की ऑलमोस्ट 1/3 कंपनीज 20% से ज्यादा रिटर्न्स दे रही हैं, और यही रीजन है इंडिया की बेटर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस का। और इस ग्रोथ का रीजन है बुक वैल्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ। निफ्टी 50 की 39 कंपनीज ने लास्ट 20 इयर्स में ग्रोथ दिखाई है, और 7 कंपनीज ने हर साल ग्रोथ दिखाई है। निफ्टी 500 में 49 कंपनीज ने हर साल ग्रोथ दिखाई है। ग्लोबल बिजनेसेस से भी कंपेयर करें तो भी टॉप इंडियन बिजनेसेस हैव परफॉर्म्ड बेटर देन ग्लोबल लीडर्स फॉर द पास्ट 20 इयर्स एंड विद अ सिग्निफिकेंट मार्जिन टू। अब इसमें नैरेटिव कुछ भी दें, पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट तो देना ही होगा। जब कंट्रीज अपनी डेवलपिंग फेज में होती हैं तो ग्रोथ की स्कोप ज्यादा होती है, पर वोलेटिलिटी भी हाई होती है। इंडिया की जर्नी एक ऐसी स्टोरी रही है जहां कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखी है विद लेस वोलेटिलिटी फॉर मेनी डेकेड्स नाउ। अब अच्छी बातें छोड़कर कुछ सिग्नल्स की तरफ जाऊं। पिछले 5 क्वार्टर्स में से 2 क्वार्टर्स में इंडिया में आउटफ्लोज मिले हैं। चाइना को भी लगातार सेकेंड क्वार्टर में नेट आउटफ्लो ही मिले हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्टेबल रही है, करेंसी भी स्टेबल रही है, कोई क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं हुआ, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बढ़ी हैं। फिर भी FIIs और FDIs यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स दोनों सेल ऑफ कर रहे हैं। एक रीजन तो वही हो सकता है कि इंडिया की वैल्यूएशंस कंसिस्टेंटली हाई चल रही हैं पिछले काफी टाइम से, पर लार्ज कैप अभी भी गोल्ड दिख रहा है। निफ्टी के टॉप 10 और टॉप 50 स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल टाइम लो पर है। तो मैं अपनी पुरानी एडवाइस दोबारा रिपीट करूंगा, दिस इज अ रेयर अकरेंस एंड यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। कमोडिटीज पर आए, 2024 गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बहुत फेवरेबल रहा है। बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से प्राइसेस हैव गॉन अप।
सिल्वर की डिमांड्स 2021 से बहुत हाई रही है, सप्लाई से भी ज्यादा, जिससे एक प्रोडक्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है। अब सिल्वर का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट हर जगह है। तो 2024 लगातार चौथा साल हो सकता है जब सिल्वर की एनुअल शॉर्टेज हुई हो। तो इस साल सिल्वर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% बढ़े हैं। अब जब भी प्रेशियस मेटल्स के रेट्स बढ़ते हैं, सिल्वर आउट परफॉर्म करता है। सो आइडियली दिस बुल रन ऑफ सिल्वर कैन कंटिन्यू if the uptrend in precious metals sustain. You must look at silver ETFs as an investment option. Thanks for watching. आपसे फिर मिलेंगे अगले महीने ओपनिंग नेत्रा के अगले एपिसोड के साथ। If you found this video helpful, please share it and leave a comment. Thank you.